After securing All India rank 16, 45, 56, 61 in my last CSR net exams, there are three things that I found very important to secure All India rank 1, 2, 3 or double digit or single digit rank. So if you are serious about your December 2026 attempt, then you should watch this video very sincerely, take a pen and paper and make notes out of it. Because today I am going to share a system which there is no doubt won't help you, right? So अगर आप बहुत serious हैं आपके selection को लेके, you want the rank under 100 in the JRF obviously. So आज बात करने वाले हैं हम कि भैया ये जो यूनिफाइड एग्जाम आपका बन के आया है, क्या आपको इसमें चेंजेस लाने की जरूरत है कि आप दिसंबर 2026 में भी एक अच्छा रैंक ला सकें, बिकॉज एवरीवन इज सो मच कंफ्यूज्ड राइट नाउ एंड मेनी ऑफ द इंडिविजुअल्स आर मेकिंग देम कंफ्यूज्ड एज वेल कि बायो इन्फो बहुत इंपॉर्टेंट है या बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वी विल फाइंड आउट दैट आंसर एज वेल. क्या PYQ वेटेड मैप होना चाहिए आपका, मतलब आपको कहाँ पे फोकस करने की जरूरत है, क्या चीजें आप छोड़ सकते हो, और अल्टीमेटली नेक्स्ट 5 months हाउ यू शुड बी प्लानिंग योरसेल्फ, राइट? सो पहली चीज तो आप ये समझ लो कि इन वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं. हम 4 चीजों पे बात करेंगे. देयर आर गोइंग टू बी 4 क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू आंसर. सबसे पहली चीज तो कि क्यों कुछ ही बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं. दिस इज रियलिटी सर. लास्ट एग्जाम अभी 70,000 के आसपास लोगों ने दिया था. अगर हम JRF की सीट्स माने तो करीब करीब 1500 के आसपास JRF आपको देखने को मिलते हैं, और इसके हिसाब से लाइफ साइंसेस वगैरह में भी देख लिया जाए तो 1000 पकड़ लो आप मोर और लेस. तो देखा जाए तो 70,000 में से सिर्फ अगर 1000 लोग ही सिलेक्ट हो रहे हैं तो यू कैन डू द मैथमेटिक्स. आई डोंट नीड टू डू इट. तो व्हाई मेजरली मोस्ट सीरियस स्टूडेंट्स फेल, मतलब क्यों वो JRF नहीं ला पा रहे हैं. पहला क्वेश्चन तो अपन ये देखेंगे. दूसरा कि ये जो टेस्ट है जिसको आप CSR नेट एग्जाम बोल रहे हो, ये एक्चुअली किस तरीके का टेस्ट है. मतलब लोग बात ही नहीं करते इस पे कि ये क्या टेस्ट है, व्हाट इट रियल डिमांड्स, इसकी एक्चुअल डिमांड क्या है. इसकी एक्चुअल डिमांड सिलेबस कंप्लीशन नहीं है, इसकी एक्चुअल डिमांड PYQ प्रैक्टिस नहीं है, इसकी एक्चुअल डिमांड टेस्ट सीरीज नहीं है. इसकी एक्चुअल डिमांड है हाउ यू कैन थिंक, हाउ यू कैन अप्लाई द रियल साइंस. एंड द रियलिटी इज, अगर तुम क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो तुम एक पैटर्न को बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाओगे कि यार दे वांट समवन हु इज ऑलरेडी ट्रेन्ड. उनको कोई ऐसा बंदा चाहिए, कोई ऐसा इंडिविजुअल चाहिए जो पहले से ही वेट लैब में या फिर ड्राई लैब में किसी ना किसी तरीके से काम करा हुआ. ये सच्चाई है. सो हाउ यू कैन बी दैट अगर आपका कोई रिसर्च एक्सपोजर नहीं है तो भी. देन तीसरा, क्या क्लास फॉर्मेट आपको फॉलो करना चाहिए, और जैसे अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो, या फिर मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि 5 महीने कैसे इस्तेमाल करने चाहिए, मैंने कैसे अपने टाइम पे प्रिपेयर किया टू गेट दीज रैंक्स, एंड एवरी टाइम व्हेन आई अटेम्प्ट द पेपर आई क्वालिफाई इट विद गुड रैंक. तो वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, जिसमें हमारा जो एम्फीबियन बैच का पूरा मॉडल जो होगा वो भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा कि क्यों ये इस तरीके से है. 14 यूनिट कैसे प्रिपेयर करेंगे हम. साथ ही आपके डेली नॉन नेगोशिएबल्स क्या होना चाहिए, बी इट योर सेल्फ प्रिपरेशन और कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जा रहे हो क्या वो डेली नॉन नेगोशिएबल्स हैं या नहीं है. वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट एज वेल. आगे आ जाओ. सबसे पहली चीज तो जो पहला हमारा सवाल था कि व्हाई फ्यू ओनली गेट द JRF, कि कुछ ही ऐसे लोग क्यों हैं जो JRF तक पहुंच पाते हैं, एंड व्हाई मैक्सिमम स्टूडेंट फेल. द रीजन इज वेरी सिंपल. ज्यादातर लोग पढ़ाई करते हैं, तो जब वो पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए क्या होता है कि सिलेबस कंप्लीशन जो होता है वो एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है. लेकिन जब सिलेबस कंप्लीशन की बात आती है तो वो ऐसे टॉपिक्स को भी उठा लेते हैं जिनका वेटेज उतना ज्यादा नहीं है, या ओवर इन्वेस्ट कर देते हैं. जैसे बायोकेमिस्ट्री है तो बायोकेमिस्ट्री को पढ़ने के लिए 2 महीने लगा दिए, या लेनिंजर से बायोकेमिस्ट्री शुरू कर लिया. नो सर, 5 महीने की स्टडी में अगर आप 2 महीने लेनिंजर पे ही निकाल दोगे तो फिर आप क्या ही करोगे. और अल्टीमेटली ऐसा नहीं कि लेनिंजर से बायोकेमिस्ट्री सिखाता है, दैट इज अगेन द ब्यूटी, बट उसमें कुछ चीजें ऐसी है जैसे टेक्निक्स के लिए लेनिंजर बहुत अच्छी नहीं है. ऑल्दो उसमें टेक्निक्स हैं, बट सिलेबस या क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो वो थोड़ा और ज्यादा आगे बढ़ के आता है. कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा सिंसियरली प्रिपेयर करते हैं, जैसे यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं तो आज पढ़ लिया, कल छोड़ दिया, परसों नहीं पढ़ा, नरसों नहीं पढ़ा. इस तरीके से बहुत ही एब्रप्ट स्टडी होती है. एब्रप्ट स्टडी फिर रिजल्ट नहीं लेके आती है. तीसरी चीज, कुछ सिस्टम को फॉलो करते हैं और कुछ सिस्टम को फॉलो करने के साथ साथ उसको डेली एग्जीक्यूट कर पाते हैं. अगर आप यहाँ पे हो तो फिर आपको मेरी जरूरत नहीं है. यू कैन स्किप द वीडियो हियर ओनली, कि आपके पास एक सिस्टम है, आप जानते हो कि अगले 5 महीने मुझे कैसे बिताना है. नहीं है तो ध्यान से आगे सुनो, एग्जैक्ट सिस्टम मैं आपको देने वाला हूं आज जो मैंने फॉलो किया था. नाउ ये जो एग्जीक्यूट करते हैं डेली, यही अल्टीमेटली JRF के रैंकर्स होते हैं.
स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, ये कोई डिटरमाइंड चीज नहीं है कि सक्सेस एक पर्टिकुलर तरीके से डिटरमाइन हो रही है। इंटेलिजेंस एक हद तक रोल प्ले करती है, बट जितने भी लोग एमएससी पास आउट हैं जो इस एग्जाम को लिख रहे हैं वो सब इंटेलिजेंट है, तभी वो बीएससी और एमएससी तक पहुंच पाए हैं, वरना वो इंटेलिजेंट नहीं होते तो एमएससी तक पहुंचना संभव ही नहीं था। तो आपको बस 3-4 चीजें चाहिए, जैसे कि मैंने बात की थी 3 चीजें। पहला है सिस्टम, उसको एग्जीक्यूट करने का प्लान, दूसरा है रिविजन, और चौथा है आपका तीसरा है कंसिस्टेंटली काम कर पाना। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने सिस्टम बना लिया 16 घंटे रोज पढ़ने का, 3 दिन तो आप पढ़ पाए, चौथे दिन आपसे वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाया, तो एग्जीक्यूशन में फेल हो गए आप। फिर टेस्टिंग, आपने सोचा था कि मैं रोज एक मॉक टेस्ट लगाऊंगा 150 सवाल का, 2 दिन लगाया, 3 दिन लगाया, कंसिस्टेंसी में और टेस्टिंग में फेल हो गए आप। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, तो अपने आप से पूछो, यू विल फाइंड द आंसर। सो इसीलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो सिंसियर कैंडिडेट्स हो, जैसे कि आप लोग हैं, तो अल्टीमेटली जो सिंसियर कैंडिडेट और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं वो अल्टीमेटली कहाँ फंसते हैं, वो यहाँ फंसते हैं। या तो वो एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से, या वो सिस्टम बिल्ड नहीं कर पाते हैं, सिस्टम का वो एनालिसिस ही नहीं करते हैं, स्वॉट एनालिसिस ही नहीं करते हैं कि कितना वो चल पाएगा, कितना वो नहीं चल पाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये कारण था जिसमें मेनली लोग खत्म होते हैं। ये कुछ 6 स्टेप्स हैं या 6 मिस्टेक्स हैं जिसमें खत्म मैंने देखा है ज्यादातर, जब मैंने ऑलमोस्ट अभी तक 50 to 60,000 इंडिविजुअल्स को प्रिपेयर किया है CSR नेट के लिए, और उसमें से काफी लोग 500 से ज्यादा, मैं यूजुअली इसके बारे में बात नहीं करता, बट 500 से ज्यादा बच्चे वहां पे JRF क्वालिफाई भी हुए हैं। बट अगेन ये 6 ही तरीके हैं जिससे आप फेल हो सकते हो। पहला तो वही स्ट्रेटेजी नहीं है, आप ये पता ही नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली है, कोई भी हो सकती है वो, और आप उन्होंने जो बोल दिया बस वो करे जा रहे हो, विदाउट द क्रॉस क्वेश्चनिंग, विदाउट द एनालिसिस के व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस, के प्लानिंग क्या है इसके पीछे का। रिसोर्स ओवरलोड कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत सारे चैनल्स निकाल लिए जाते हैं कि 4-5 यूट्यूब चैनल फ्री सीरीज देख ली, 2-4 किताबें उठा ली, वॉल्यूम्स जो आते हैं वो अल्टीमेटली उससे कुछ फिनिश नहीं करते हैं। वो किताबें बुरी नहीं होती है, ना ही वो चैनल बुरे होते हैं, बट द पॉइंट इज कि उसको फिनिश नहीं किया जाता। फिर आता है रिविजन, ये बहुत तगड़ा है। मतलब मैं इसको 5 स्टार मार्क करूंगा। आप अगर रिवीजन को इग्नोर कर रहे हो, दैट यू आर नॉट डूइंग द रिवीजन प्रॉपरली, देन सर यू आर डन, बिकॉज रिवीजन बिल्ड्स डिविजन। ये पॉइंट याद रखो। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आप डिवीजन नहीं ला सकते, मतलब JRF नहीं हो रहा आपका। तो इसीलिए रिवीजन करना इज द की, और कैसे करना है वो आगे बताऊंगा। सब कुछ ही पढ़ लेना और सबको बराबर समय देना। जो बहुत कम पूछा जाता है उनको भी उतने घंटे दे रहे हैं, जो बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है उनको भी उतने घंटे दे रहे हैं, तो ये तो तरीका ही बेकार हुआ। फिर ये बहुत ज्यादा आजकल यूट्यूब पे चल रहा है, जो मैराथन्स हैं और जो 3-3, 4-4 घंटे के लिए लाइव आके आपको 2-4-5 स्लाइड पे बोर्ड पे अजीब सी हैंडराइटिंग लिख के और वो जो पढ़ाते हैं, वो ये बहुत ज्यादा कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो बहुत जल्दी उड़ जाते हैं उनके, क्योंकि पैसिव रीडिंग है। आप सिर्फ उनको सुन रहे हो, आप स्लाइड देख रहे हो। जैसे अगर अभी आप मुझे सिर्फ सुन रहे हो और देख रहे हो तो ये पैसिव है, लेकिन अगर आप नोट कर रहे हो कि हाँ ये चीजें हैं जिससे मुझे बचना है, कि पैसिव रीडिंग से मुझे बचना है, तो अगर आपने नोट कर लिया तो ये एक्टिव हो गया। तो डू द एक्टिव थिंग। एंड लास्टली, जैसा कि मैंने बात कही, पैसिव लर्निंग जो यूजुअली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में होता है, मैंने भी बहुत देखा है यार, मैंने खुद फेस किया है ये, कि सामने वाले जो लोग हैं वो जैसे 1.5x पे लेक्चर लगा के और उसको बस सुनते चले जा रहे हैं, वो पैसिव हाईलाइट्स कर रहे हैं। हाईलाइटिंग से घटिया कोई तरीका नहीं है रिविजन का। और लास्टली, कोई एक्टिव रिकॉल है ही नहीं, उनके प्लान में ही नहीं है कि कब एक्टिव रिकॉल करना है, कब टेस्ट देना है, उस टेस्ट को देने का मोटिव क्या है, क्या वो टॉपिक का टेस्ट आज देना भी चाहिए, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई नहीं सुन रहा इसके बारे में। तो जो हमने कोर्स प्लान किया है, अब मैं यहाँ पे तुमको ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम इस कोर्स को परचेस करो, बट द पॉइंट इज कि जो हमने कोर्स प्लान किया है उसमें सारी मिस्टेक्स को हमने सॉल्व किया है। तो अगर तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो सेल्फ प्रिपेयर करके भी, वेल एंड गुड, डोंट ज्वाइन एनी कोचिंग, यू डोंट नीड द कोचिंग। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये मेरे से सॉल्व नहीं हो रही है, तो फिर एक ऐसी कोचिंग ज्वाइन करो जो इन सब चीजों पे सोचती है, बात करती है, एंड देन यू कैन ऑटोमेटिकली क्लियर योर एग्जाम विदाउट एनी फर्दर एफर्ट। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है अब कि एग्जाम क्या जेन्युइनली एग्जाम चेंज हो गया है। जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं अभी कि भैया एग्जाम जो है वो मर्ज हो गया है डीबीटी का और नेट का। ओके, मैं पहले बता दूं कि मैंने डीबीटी में भी कैटेगरी 1 फर्स्ट अटेम्प्ट में 248 मार्क्स के साथ क्लियर किया है, और CSR तो मैं बता चुका हूं कि 6 टाइम्स वो क्लियर है। तो आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ बोथ द सक्सेस एंड द फर्स्ट अटेम्प्ट फेलियर इन CSR नेट, तो यू कैन अ बिट ट्रस्ट ऑन मी। नाउ, पहले अलग अलग होती थी, जैसा कि आप जानते ही हो, 2 अलग अलग सिलेबस हुआ करते थे, तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी थोड़ी अलग हुआ करती थी, और PYQ के 2 सेट भी निकल के आ गए। अब 2 सिलेबस थे, 2 सेट ऑफ पेपर्स हैं और 2 प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पहले हुआ करती थी, लेकिन अब तो सब मर्ज होके एक 24 घंटे में ही आ गया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले तो एक दिमाग से एक कीड़ा निकालना पड़ेगा कि DBT और CSR अलग हुआ करते थे। पहले नहीं, पहले भी बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग था। मैंने अपने DBT वाले वीडियो में भी कहा है, जिसपे 27,000 समथिंग व्यूज हैं बच्चों के,
जिसमें मैंने एग्जैक्टली ये बात बोली है कि मैंने अलग से कुछ भी तैयारी नहीं करी थी डीबीटी के लिए। मैं अभी भी ये बात बोल रहा हूँ कि सीएसआईआर की तैयारी से ही डीबीटी क्लियर होता है। मेरा हुआ है, मेरे काफी सारे फ्रेंड्स का हुआ है। क्योंकि अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि जो 13 यूनिट्स पहले हुआ करते थे सीएसआईआर के सिलेबस में, वो आज भी है। आपको बस दो चीजें ऐड की गई है जो डीबीटी स्पेसिफिक एरियाज हैं, लाइक बायो इन्फो और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ये दो चीजें उन्होंने ऐड कर दी और कुछ एक दो अच्छे कॉन्सेप्ट्स और लगा दिए हैं जो रीसेंट, मैंने जैसा कि कहा, रियल डिमांड ऑफ सीएसआईआर नेट इज नॉट you know the syllabus. The real demand is you should be a practitioner. That is it. And that's why उन्होंने कुछ नए टॉपिक्स भी डाले हैं। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखो, मिसकंसेप्शन इससे क्लियर रखो कि सिलेबस जो है वो चेंज हो गया है, इट इज जस्ट अनचेंज्ड। वो 13 यूनिट वैसी की वैसी है, सिर्फ ये 2-3 चीजों का एडिशन हुआ है। ठीक है, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना है कि एक ही एग्जाम है, एक ही सिलेबस है, सिर्फ ध्यान क्या रखना है, ये थोड़ी चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। डोंट मेक इट सो मच बिग ऑन यू। आगे बढ़ते हैं। नाउ डिमांड आपसे चाहते क्या है, वो आपसे वो ये चाहते हैं भैया 3 घंटे दिए जाते हैं आपको सीबीटी मोड में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, 200 नंबर का पेपर होता है और 3 पार्ट में लेते हैं वो, है ना, जानते हो आप ये बात। जनरल एप्टीट्यूड पार्ट ए, पहले ये ट्रिपल स्टार हुआ करता था, अब से जब से जून या जुलाई 2026 का पेपर हुआ है, अब से ये 5 स्टार हो गया है। क्यों? क्योंकि अब जो पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है वो थोड़ा सा ट्विस्ट होता चला जा रहा है पेपर। मतलब पहले क्या हुआ करता था ना, हम बोलते थे एक्सपेरिमेंटल या एनालिटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। इस बार सेक्शन सी में जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे वो एक्सपेरिमेंटल एनालिटिकल छोड़ के इस बार उन्होंने क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि भैया डायरेक्ट 2 स्टेटमेंट दे दिए, बताओ ट्रू फॉल्स, अस रीजन असर्शंस, या आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने एक थीम दे दी और पूछ लिया कि ये सही है या गलत है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है ना कि बहुत ही ग्रे एरिया नहीं बचता है। ग्रे एरिया नहीं बचता मतलब ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है सब, या तो आपको आता है या नहीं आता है। इस तरह के क्वेश्चन टफ होते हैं। ज्यादातर लोग बोलते हैं इस बार का पेपर इजी था, अभी आने दो रिस्पॉन्स शीट, यू विल फाइंड आउट, और कितने तुम्हारे सही हुए और कितने तुम्हारे गलत हुए हैं। ये बकवास है कि इस बार का पेपर इजी था। इस बार का पेपर बहुत ट्विस्टी था। इट वाज नॉट दैट इजी, इट इज सिंपल एंड सोफिस्टिकेटेड। तो ये ग्रे टाइप के क्वेश्चन नहीं रहते हैं। मतलब इसमें एक्सपेरिमेंटल में तुम दिमाग लगा सकते हो यार, पढ़ सकते हो, तुम सोच सकते हो उसके बारे में, आपके पास में उसमें स्कोप होता है टू थिंक। यहाँ क्या स्कोप है, पूछा नहीं आता, पूछा आता है, खत्म हो गया। तो इसीलिए सेक्शन ए से आपको मिनिमम 12 क्वेश्चंस टारगेट करना ही पड़ेंगे, और इसीलिए हम लोगों ने एम्फीबियन में सोचा है कि हम लोग हर वीक एक टॉपिक सेक्शन ए का साथ साथ में प्रिपेयर करते चले जाएं ताकि उसका बर्डन ना हो। साथ ही सेक्शन बी की अगर अपन बात करें या पार्ट बी की अगर अपन बात करें तो 50 क्वेश्चन होते हैं, 35 अटेम्प्ट करना होते हैं आपको, जानते हो आप ये बात। और सेक्शन सी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हायर वैल्यू एनालिटिकल सेगमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर मिलते हैं एक क्वेश्चन के सही करने पे, और 1 नंबर आपका नेगेटिव में कट जाता है अगर आप गलत करते हो तो ये बहुत ही बड़ा बैट हो जाता है। इसलिए यहाँ पे बैट लेना एक रिस्की टास्क है। सो दैट्स हाउ इट इज। तो पार्ट सी जो है ये हाईएस्ट मार्क्स कैरी कर रहा है, इसीलिए हमको इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और इसीलिए एक बहुत इंटरेस्टिंग शब्द जो मैंने अपने तैयारी के दौरान डिफाइन किया था, दैट आई हैव टू बी प्रिसाइज रादर देन आई हैव टू बी स्पीडी, बिकॉज अल्टीमेटली आई विल असाइन 100 मिनट्स। और मैंने अपने सभी वीडियो में ये बात कही है कि आप 100 मिनट, अभी जो हमने 3 आवर्स का लाइव सेशन भी सॉल्व किया था जून एग्जाम के पहले वाला, शायद 16 जुलाई को हुआ था वो लाइव, उसमें भी मैंने 100 मिनट में ही सेक्शन सी को सॉल्व किया था। तो आई एम जस्ट सो मच क्लियर अबाउट इट कि 100 मिनट यहाँ जाएंगे, 40-45 मिनट्स यहाँ जाएंगे, और बचे हुए 30 मिनट जो होंगे वो यहाँ जाएंगे, खत्म हुई बात। इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब अभी का जो पेपर, जुलाई का जो पेपर आया है, उसको देखते हुए एक क्वेश्चन ये निकला कि फिर मैं रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करूं या मैं रिकॉल पे ज्यादा फोकस करूं, एंड द आंसर इज दैट यू हैव टू बिल्ड बोथ। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी कैन डू इट। तो जो लास्ट अटेम्प्ट का शिफ्ट था वो मैंने जस्ट अभी आपको समझाया कि डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट रिकॉल क्वेश्चन वापस से आ चुके हैं। पहले भी आते थे लेकिन अभी बीच में 2-3 सालों से बंद हो गए थे, बट अब वापस आ चुके हैं। तो आपको डायरेक्ट और फैक्चुअल रिकॉल के साथ साथ में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और अप्लाइड डेवलप दोनों करना है। कैसे करोगे आप? इसके लिए आपको तैयारी जो है वो 3 लेवल पे करना होगी। एक कोर लेवल होगा, फिर एक एडवांस लेवल होगा। कोर लेवल पे आपका जो मोटिव होना चाहिए वो इंट्रोडक्शन प्लस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स पे होगा, और जो एडवांस लेवल होगा उसमें न्यूमेरिकल, एक्सपेरिमेंटल, म्यूटेशनल, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जो बिल्ट है एम्फीबियन बैच का पर टॉपिक वो भी इसी तरीके से होने वाला है, L1, L2, L3 लेयर सिस्टम पे चलेंगे हम। तो इसी तरीके से हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारा जो कोर्स हो या जो आपकी तैयारी हो उसमें भी आप यही चीज करें कि आप एक तो सेक्शन ए और बी को अच्छे से ड्रिल करें अपने आप में। और ड्रिलिंग करने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप फैक्चुअली अपने आप को बम्बार्ड करो यार।
एक बार टॉपिक पढ़ने से नहीं होगा, यू हैव टू रीड इट अगेन एंड अगेन. तो एक्टिव रिकॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, वी विल बी डिस्कसिंग दिस. नाउ आ जाओ इस पे, हाउ वी क्रिएटेड द PYQ बेस्ड सिस्टम और हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू. तो हमने क्या किया, 2019 से 2025 तक के सारे PYQs निकाल लिए और उसको प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करवाया हमारे AI मॉडल्स से. और अब आपको करने की जरूरत नहीं है. तो 7 साल के PYQs निकाले, जितने भी पेपर हुए थे अलग अलग असम वगैरह में, वो सारे, और साथ ही साथ हमने वो 14 यूनिट का सिलेबस ले लिया. तो एक चीज समझ में आई कि ना कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही ज्यादा रिपीटेटिव है. टॉपिक रिपीटेटिव बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन रिपीटेटिव नहीं है ना, थीम्स रिपीट हो रही है मतलब. तो उनके बेसिस पे ये समझ में आया कि हर यूनिट पे आपको उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ना उतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत है. तो यहाँ पे 3 चीजें निकली, HYT, MYT और LYT. क्या था HYT, MYT, LYT? तो उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं. HYT वो यूनिट का हिस्सा रहा, हर यूनिट में HYT है, MYT है और LYT है, हर यूनिट में, सिलेबस में नहीं, हर यूनिट में. तो HYT वो निकल के आया है जिसमें हर बार ही क्वेश्चन आ रहा है यार, और इसीलिए उसको हमको डेप्थ में पढ़ना है और बार बार पढ़ना है, मतलब रिवीजन ज्यादा देना है उसके. मैं कहूं कि 4 रिवीजन इस टॉपिक के होना चाहिए. MYT वो रहा जो पूछा तो जा रहा है लेकिन कभी आता है, मतलब मान लो दिसंबर में आ जाता है, जून में नहीं आता है, या जून में आ जा रहा है, दिसंबर में नहीं आ रहा है. तो इसीलिए इसको हमको अच्छे से तो कवर रखना है, लेकिन बहुत बार रिवाइज नहीं करना है. मान लो 2 रिवीजन इज ओके. देन LYTs वो हैं जो या तो बहुत ही कम पूछे जा रहे हैं, या फिर आप इस तरीके से लग सकते हो कि इनको आप इतना पढ़ के आओ कि एलिमिनेशन टाइप का कोई टेक्निक लग जाता है, सब्स्टिट्यूशन लग जाता है, या ऑप्शन एलिमिनेशन लग जाता है, या इनवर्स एलिमिनेशन कर सकते हो आप, या इटरेटिव एलिमिनेशन कर सकते हो, तो आप इसको लगा लो. इसके बेसिस पे लो यील्डिंग में बस इस बात का ध्यान रखना है कि स्किप नहीं करना है इनको, लेकिन आपको बहुत ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है इसके ऊपर. एग्जाम्पल के तौर पे बॉन्ड्स करके एक टॉपिक है, स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन, बायोकेमिस्ट्री यूनिट 1 में. वो टॉपिक लो यील्डिंग है, ऑल्दो उस पर सवाल आते हैं, लेकिन हम उसको पढ़ेंगे फिर भी वाई, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं लाइक प्रोटीन स्ट्रक्चर, तो अगर आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पढ़ा स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन में, आपको डोनर एक्सेप्टर नहीं पता, आपको 180 डिग्री का एंगल नहीं पता, तो आप स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शंस के बेसिस पे जो प्रोटीन स्ट्रक्चर की पूरी फाउंडेशनल नॉलेज है वो नहीं बना पाओगे. तो ये चीज भी आपको जानना जरूरी है कि भले कोई टॉपिक है जिससे ज्यादा सवाल नहीं आ रहे हैं, बट अगर वो HYT को समझने के लिए जरूरी है तो इट इज इंपॉर्टेंट, वो आपको पढ़ना है. ठीक है, तो आप जब अपने प्लान डेवलप करें आप इस बात का ध्यान रखें. ठीक है, आते हैं आगे और चीजों को थोड़ा सा समझते हैं कि स्ट्रेटेजी कैसे बनाओगे आप. तो हमने क्या किया, व्हाट वी डिड, कि शुरू की 4 यूनिट्स जो कि कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन है उसको सबसे शुरू में रखा है, और हम यहीं से शुरू करेंगे एम्फीबियन बैच भी. कल आपका जो पहला वीडियो होगा वो मैं आगे बताऊंगा ही सही, व्हाट इज गोइंग टू बी व्हाट इज लाइफ. तो सबसे पहले हम बायोकेम, देन सेल बायो, देन मॉलिक्यूलर, एंड देन सेल कम्युनिकेशन कंप्लीट करेंगे. साथ ही साथ एक हिस्सा होता है टेक्निक्स का, तो हर यूनिट के साथ ही उसकी टेक्निक्स भी कवर करेंगे हम लोग. ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि मेथड्स इन बायोलॉजी लास्ट में छोड़ दी जाए. और जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो फिर यूनिट 5 से 14 जैसे जैसे PYQ की डिमांड होती जाएगी वैसे यूनिट होगी. जैसे प्लांट फिजियो, ऑल्दो ये फिजियो में ही डेव बायो भी आएगा, तो फिजियो जो 6th यूनिट है वो देखेंगे, फिर 8th यूनिट देखेंगे, फिर बायोटेक्नोलॉजी और मेथड्स का वो हिस्सा जो यहाँ पूरा नहीं हुआ होगा, एंड देन बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो DBT से रिलेटेड है. और ये पूरा का पूरा जो प्लान होगा ये इसी बेसिस पे है कि आपका कितना PYQs उस पे पूछे जा रहे हैं या उनकी डिमांड क्या है. समझ आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं. तो इसीलिए आपको ये चीज समझना पड़ेगी. जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे, अगर मैं तुमको प्लांट फिजियो पढ़ाना चाह रहा हूँ और मैंने प्लांट फिजियो में तुमको बोला कि यार साइटोकाइनिन की 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग अपन पढ़ रहे हैं, तो अगर आपने कभी भी यहाँ पे सेल कम्युनिकेशन में 2 कंपोनेंट सिग्नलिंग नहीं पढ़ी, आपको नहीं पता कि यहाँ पे हिस्टिडीन और एस्पार्टिन का जो एस्पार्टेट है, एस्पार्टिन बोल दिया मैंने, सॉरी, हिस्टिडीन और एस्पार्टेट का जो काइनेजेस है वो काम कर रहे हैं, और इसके बाद में एक सेंसरी है और एक इफेक्टर है, इस तरीके से काम हो रहा है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा फिर. एंड दैट इज वाई जब लोग बायो इन्फो से शुरू कर देते हैं, जैसे मैं अगर अपना चैनल ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ तो मैं बायो इन्फो से शुरू कर दूंगा, या मैं फॉर एग्जाम्पल बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग से शुरू कर दूंगा, इस तरीके की यूनिट से शुरू कर दूंगा, तो फिर वो मजा नहीं आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपने फाउंडेशन नहीं बनाया. तो जब भी आप अपनी तैयारी शुरू करोगे 1 to 4 यूनिट इज दिस इज योर फाउंडेशन, मॉडर्न बायोलॉजी का फाउंडेशन है, उसी के बाद ये सारी चीजें आएंगी. ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है. नाउ यू नो दैट यू विल स्टडी एंड दैट्स हाउ यू विल डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग फॉर द नेक्स्ट सब्जेक्ट्स. ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है. नाउ दिस इज अवर लर्निंग लूप जो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से हमको अलग बनाता है, and why every year our students get selected and you can be the next. सबसे पहली चीज होगी प्री रीड नोट्स. प्री रीड नोट्स बेसिकली आपके एक ग्लॉसरी का फॉर्म होता है जिसमें कीवर्ड्स और उनके डेफिनेशंस रहेंगे, और उसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे.
प्री रीड नोट्स को आप कवर करने के बाद में इसमें आपको 5 क्वेश्चन का एक टेस्ट होगा जो कि उसी प्री रीड के नीचे कंटेंट में रहेगा। आप ऑब्वियसली प्रिंट करा सकते हो इसको, जैसा कि मैंने कहा इसमें सारे नोट्स प्रिंटेबल रहेंगे, तो 2999 में आपको प्रिंटेबल नोट्स भी मिल जाएंगे। आप उनको प्रिंट भी करा सकते हो, चाहो तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। तो आपके वो 5 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, वो सॉल्व करने के बाद ही आप लेक्चर पर चलेंगे जो कि रिकॉर्डेड वर्जन में रहेगा। आपने उसको रिकॉर्डेड कवर किया, फिर साथ ही साथ में इसमें अल्टीमेटली हमारे पास में लास्ट में लेक्चर के कुछ पीवाईक्यूज प्लस फ्रेश क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे हर एक लेक्चर में, और फिर अल्टीमेटली 15 क्वेश्चन का एक टेस्ट रहेगा इसके जस्ट बाद। तो कॉन्सेप्ट टेस्टिंग भी हो जाएगी आपकी उसी में, और प्रैक्टिस के साथ साथ आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बनता चला जाएगा। तो ऐसा मंडे टू फ्राइडे अपन करेंगे रोज, डिपेंडिंग अपॉन कितने प्लान के हिसाब से, कभी 2 लेक्चर हैं, कभी 3 लेक्चर है, कभी 1 लेक्चर ही है। तो इसके हिसाब से आपके पास में 5 दिन में आपको ये कंटिन्यूस करना है यहाँ तक। फिर अगले दिन जब आप ट्यूसडे को काम कर रहे हो तो मंडे को जो आपने पढ़ा है उसके 15 क्वेश्चन का टेस्ट वापस होगा, तो एक्टिव रिकॉल वापस आएगा। एंड दैट्स वाई पिछले दिन का लेक्चर का रिवीजन अगले दिन क्यों हो रहा है, क्योंकि अगले दिन फिर वापस आपको उसके ऊपर टेस्ट लिखना है और फिर आपकी अगली तैयारी शुरू करनी है। तो वो भी मैं पूरी चीज बताऊंगा। और लास्ट में वीकली रिवीजन, तो सैटरडे को आपका लाइव सेशन रहेगा जिसमें हम लोग आपके टॉपिक डाउट्स डिस्कस करेंगे, और फ्राइडे को आपको एक वीडियो मिलेगा जो उस पूरे वीक को समराइज करेगा, जिससे क्या होगा आपको एक रीइंफोर्समेंट फिर मिल जाएगा। फैकल्टी बना के देंगे वो आपको 15 से 20 मिनट का वीकली रिवीजन, बहुत ही शानदार। एंड दैट्स वेयर यू गेट इट। तो फिर आप आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास में फिर यूनिट मिक्स टेस्ट होते चले जाएंगे, फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट, और अल्टीमेटली कुछ फाइनल रिवीजन के लास्ट के 15 डेज में धड़ाधड़ 2 से 3 रिवीजन करके हमारा फैक्चुअल डेटाबेस हम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। तो अल्टीमेटली हम ए बी के लिए भी तैयार हो जाएंगे और सी के लिए तो हम कंटिन्यूअसली तैयार हो ही रहे हैं। सो हर एक स्टेज जो है, जैसे आपने यहाँ पे प्री रीड किया तो आपको लेक्चर के लिए तैयार किया गया। लेक्चर करने के बाद जब आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया तो आपने समझा कि लेक्चर आपको समझ में आया कि नहीं आया। प्रैक्टिस फ्रेश क्वेश्चंस के थ्रू किया तो सिर्फ पीवाईक्यूज में कई बार आंसर याद होता है, प्रैक्टिस से वो हो गया। फिर कॉन्सेप्ट टेस्टिंग लगातार होती रही, पहले दिन दूसरे दिन 15 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व किए, फिर 15 यहाँ सॉल्व किए, तो कितना एक्टिव रिकॉल हुआ। वीकली रिवीजन के वीडियो के थ्रू आपने पूरा वीकली रिवाइज कर लिया, साथ ही साथ आपने वीकली टेस्ट लगाया, तो आपको एक्जैक्टली पता चला कि मंडे का कॉन्सेप्ट कितना याद है, वेंसडे का कॉन्सेप्ट कितना याद है, और फिर ये सारी चीजें जो है यूजुअली भी होती है ये, बट ये अलग तरीके से होगी कुछ, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। और ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि एक रिसर्च है जो रोडिगरो कार्पिक ने की थी। रोडिगरो कार्पिक ने ये बताया कि भैया जो रिट्राइवल प्रैक्टिस है ये आपके लॉन्ग टर्म रिटेंशन को बहुत ज्यादा इंप्रूव करती है, और इसीलिए अगर आप री रीडिंग पे ज्यादा ध्यान दोगे तो उससे बेटर ये रहेगा कि आप प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दो। एंड दैट्स व्हाई हर एक टेस्ट ब्लॉक जो है वो आपको रिट्राइव करने पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, मतलब प्रैक्टिस करना है आपको, री रीड करने से नहीं। रिवीजन में हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम नोट को वापस री रीड कर लेते हैं, कोई फायदा नहीं उसका, अल्टीमेटली दैट वोंट हेल्प, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं इधर, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, डेली और वीकली क्लास कैसे चलेगी। तो मैं समझा चुका हूँ, सबसे पहले प्री रीड, मंडे टू फ्राइडे ये सब रिपीट होने वाला है, फिर लेक्चर, सेम डे क्वेश्चन, देन अगले दिन रिकॉल टेस्ट जो अंदर 15 क्वेश्चंस का होगा, एंड सैटरडे संडे हम लाइव मिलेंगे। सैटरडे को हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो भी डाउट्स आपके होंगे। सैटरडे को हम लोग संडे को हम लोग पीवाईक्यूज और जो भी फ्रेश क्वेश्चन के आपने टेस्ट लगाए हैं उन टॉपिक्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बचा क्या, सब कुछ तो हो गया। लाइव एलिमेंट वो है, ये पूरा एलिमेंट जो मंडे टू फ्राइडे होगा ये रिकॉर्डेड रहेगा, ताकि आपके पास एक फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट रहे। जो फेक आपको होप मिलता है लाइव सेशन में कि लाइव सेशन से तुम खुद अपने आप से पूछो कितने लाइव सेशन तुमने लाइव अटेंड किए हैं। ज्यादातर तो आप रिकॉर्डेड ही कर रहे हो, सारी मूवीज रिकॉर्डेड देख रहे हो, आप यूट्यूब पे सारा कंटेंट रिकॉर्डेड देख रहे हो, आप वेब सीरीज रिकॉर्डेड देख रहे हो। रिकॉर्डेड ही बेस्ट है, सच्चाई यही है। बट द क्वेश्चन इज कि वो इतने अच्छे से तैयार किया गया हो, उसके ऊपर इतनी रिसर्च की गई हो। हाँ, अगर नहीं की गई है तो फिर वो दिक्कत आती है। तो अल्टीमेटली सैटरडे संडे को जो डाउट क्लियरिंग सेशन होगा वो लाइव होगा, तो अल्टीमेटली वीकली रिकैप मिल जाएगा आपको, और इसीलिए आपके पास में कभी भी किसी भी नए कंटेंट का फर्स्ट एक्सपोजर नहीं होगा, आप पहले से तैयार होके आओगे। गॉट इट। नाउ यहाँ पे 2 चीजें हैं जो अलग से मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, और मैंने इस पर बहुत ध्यान दिया था कि स्लीप जो है आपकी 6 to 8 आवर्स की स्लीप मैंडेटरी है, ये बहुत जरूरी है। और सिर्फ ये रिकॉर्डिंग में पॉसिबल है, लाइव में तुमको अगर कोई सुबह 7 बजे बुला ले रहा है और 3 बजे छोड़ रहा है, तुम खुद सोचो कि तुम कब अपना सेल्फ स्टडी करोगे, कब क्लासेस कंप्लीट करोगे, कब सोओगे। साथ ही साथ अगले दिन जो 30 मिनट का आपका एक रिकॉल वॉक होना चाहिए जिसमें आप एक्टिव रिकॉल लगाओगे, जो पिछले दिन आपने पढ़ा है, ये नॉन नेगोशिएबल है। तो जो एम्फीबियन बैच के बच्चे हैं मैं उनके लिए ये बात बोल रहा हूँ कि आपको करना ही करना है ये। जैसे आप सुबह उठ रहे हो तो आपका एक एक्टिव रिकॉल आपको लगाना है, और एक्टिव रिकॉल कैसे लगाओगे, जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा
उसके पीछे आपकी समरीज होंगी। तो यू जस्ट हैव टू वॉक फॉर 30 मिनट्स, उन समरी की टेबल्स को आपको एक बार देखना है, अच्छा ओके 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 ये है, फिर उनको बंद कर देना और उसको सोचते सोचते घूमते रहना है। बिलीव मी यू विल एंजॉय दिस प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंसोलिडेशन जो है वो यहाँ होगा, डेस्क पे नहीं, बैठना नहीं है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी हम लोग करते हैं इसमें दो चीजें सबसे बड़ी दिक्कत देती है। एक तो पेट खराब हो जाता है, क्यों? क्योंकि बैठे रहते हैं बहुत लंबे समय तक, और दूसरा पानी की कमी हो जाती है। तो पानी की कमी ना हो उसके लिए भी एक तरीका समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आओ, रिवीजन जो है वो यहाँ पे आपको करना है। हर वीक के एंड में आपको एक स्ट्रक्चर्ड रिकैप मिलेगा, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, रिकॉल आ जाएगा। हर यूनिट के एंड में हम एक फुल रिवीजन सेशन रखेंगे उस यूनिट का, साथ में कॉन्सेप्ट मैप्स बनाएंगे लाइक माइंड मैप्स, फ्लैश कार्ड्स वगैरह, और मॉक टेस्ट रखेंगे, तो वो यूनिट वहां पे समराइज हो जाएगी। कोई भी बैकलॉग कभी भी नहीं छूटेगा, बिकॉज पहले दिन से ही हम रिवीजन पे फोकस रहेंगे। नया कंटेंट तो हम पढ़ ही रहे हैं, बट पहले दिन से हमारा रिवीजन रहेगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली अगर अपन ध्यान दें तो एक टॉपिक पे हम पहले दिन टेस्ट लगाएंगे 15 क्वेश्चन का, अगले दिन टेस्ट लगाएंगे 15 क्वेश्चन का उस लेक्चर के ऊपर, और फिर वीकली टेस्ट भी लगाएंगे। तो अल्टीमेटली हम कंटिन्यूअस टेस्टिंग करते चले जा रहे हैं उस क्वेश्चन की, और इसीलिए हम कंसिस्टेंटली काम करते चले जाएंगे, और इंटेंसिटी हमको थोड़ी लो पे भी रहे हम लंबा खेलने के लिए तो चल जाएगा। ये इतना सा ध्यान रखना है यार, और कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हर एक लेक्चर में रिवीजन रखा गया है ताकि आप उसको लॉन्ग टर्म रिटेंशन में कन्वर्ट कर पाए अपने नॉलेज को। ऐसा ना हो कि आपने 2000 वीडियो देख डाले, जब आपसे पूछा गया 2 + 2 कितना होता है, आपने बोल दिया 22। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो हर एक लेक्चर जो एम्फीबियन बैच में शुरू होगा वो एक वाई के साथ शुरू होगा। क्या चीज है, उससे पहले हम लोग ये चीज समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, कहाँ पे सीएसआर और डीबीटी में ये पूछा गया है, मतलब एक पीवाईक्यू एनालिसिस हम देखेंगे सबसे पहले, क्या किस तरीके से क्वेश्चन में आ सकता है, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखे जाएंगे, और आखिरी में यूजुअली क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करना है। तो ये जो सेगमेंट होंगे ये एंड ऑफ द लेक्चर होंगे, ये जो सेगमेंट होंगे ये बिफोर द लेक्चर होंगे, जिसकी वजह से जब आप कंटेंट देखोगे, क्योंकि रिकॉर्डेड में एक दिक्कत जो आती है बच्चे को वो आती है इंटरेक्शन की, या आप कहो कि मजा नहीं आता यार उसके अंदर। तो वो मजा ऐसा आएगा कि आप क्यूरियस रहोगे, तो क्यूरियोसिटी की वजह से आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। और जैसे कि स्वेलर ने 1998 के पेपर में भी बताया था ये कि अगर आप फ्रंट लोडिंग पर्पस के थ्रू काम करते हो तो कॉग्निटिव लोड कम हो जाता है। फ्रंट लोडिंग पर्पस का मतलब क्या है? पहले से आप उस चीज के बारे में थोड़ा सा जानते हो, नाउ यू वांट टू नो मोर, तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग विद प्री रीड एंड ऑल, एंड दैट्स हाउ योर ब्रेन जो है वो फटाफट उसके न्यू इन्फॉर्मेशन को रजिस्टर करता चला जाता है। बिकॉज आई थिंक तुमने न्यूरो साइंसेस में ये सुना ही होगा, आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो they don't have the degree but they come out with the research paper कि न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं, और जो ऑलरेडी चीज होती है वो फास्ट कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। सो ये सेक्शन ए के बारे में जैसे कि मैंने कहा है कि नॉन नेगोशिएबल है सर, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। तो सेक्शन ए अपन ध्यान रखेंगे, हर एक वीक हम इसका कुछ ना कुछ हिस्सा पढ़ते चले जाएंगे। तो हमारा टास्क होगा एम्फीबियन बैच में, जो मेरा टास्क है तुम्हारे साथ, कि 15 क्वेश्चंस जो है उसमें से मैं तुमको 12 से 13 क्वेश्चंस के लिए तैयार कर सकूं, और अल्टीमेटली हम यहाँ पे अच्छा स्कोर 25+ स्कोर ला सकें। आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, स्लीप 6 to 8 आवर्स, जैसा कि मैंने कह ही दिया है। हाइड्रेशन, जो पानी की मैं बात कर रहा था, तो अपना बॉडी वेट कैलकुलेट करो। कैलकुलेट कैसे करोगे? वेट वेइंग मशीन से करोगे ना, और कैसे करोगे? वेइंग मशीन पे करो और उसका 5% निकाल लो। मान लो जैसे किसी का बॉडी वेट 70 kg है, तो 70 kg का 5% कितना होगा? 3.5 kg। 3.5 kg वाटर तो नहीं हो सकता, बट 3.5 लीटर्स तो हो सकता है। तो 3.5 लीटर्स वाटर आपको डेली कंज्यूम करना है। दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक डिहाइड्रेटेड ब्रेन जो होगा वो हमेशा इंफॉर्मेशन रिटेन नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्रेन इज 70%, बॉडी 70% वाटर, एंड देन ब्रेन अगेन इज अराउंड 80% वाटर, दैट्स व्हाई। और जैसा कि मैंने बात कही, स्क्रीन फ्री डेली रिट्राइवल आपको करना है, कोई नया कंटेंट नहीं पढ़ना है, और ये सुबह जस्ट उठने के बाद आपका पहला एक्सरसाइज यही होगा। ठीक है, तो ये बैच में आपको फॉलो करते रहना है। नाउ व्हाट यू विल गेट, एक्टिव रिकॉल टेस्ट आपको मिलेंगे, फिर 15 क्वेश्चंस के। स्पेस रेपिटेशन अपन कर रहे हैं, पहले दिन पढ़ा, अगले दिन पढ़ा, फिर वीक के एंड में पढ़ा। डिजिटल मिस्टेक नोटबुक आपको बना के दी जाएगी एक, जिसमें आपको अपनी मिस्टेक्स को कवर करते चले जाना है कि व्हाट मिस्टेक यू डिड फॉर द गिवन टेस्ट। एवरी टेस्ट विल बी एनालाइज्ड और वो आपके कोर्स में रहेगा। एंड आखिरी में गाइडेड टेस्ट एनालिसिस, तो मैं आपको एक तो रेजोल्यूशन चार्ट दूंगा जिसको आपको टिक मार्क करते चले जाना है कि मैंने आज ये किया, आज ये किया, आज ये किया, वो भी बताऊंगा क्या क्या रेजोल्यूशन आपको रखना है। एंड गाइडेड टेस्ट एनालिसिस में हम लोग ये देखेंगे कि कौन से टॉपिक में कौन सी टाइप की मिस्टेक आप करते हो। जैसे कुछ टॉपिक होते हैं जिसमें आप फैक्चुअल मिस्टेक करते हो, कुछ टॉपिक होते हैं जिसमें आप एनालिटिकल मिस्टेक करते हो, कुछ टॉपिक होते हैं जिसमें आप न्यूमेरिकल मिस्टेक करते हो, तो विल फाइंड आउट। ठीक है, तो ये कोई होमवर्क नहीं है, ये बस
कोर्स किस तरीके से बनाया गया है वो मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप फ्रेशर हो या आप रिपीटर हो, ये सारी चीजें तो आपको करनी है सर। अगर आप ये सारी चीजें कर देते हो तो रैंक 1 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। देन ये चीज आपको यूनिट के एंड में करना है, ये खुद से करना है। वैसे मैं आपको एक कॉर्नल नोट कैसे बनाया जाता है उसके ऊपर, या हाउ टू मेक नोट्स पे भी एक सेशन ले लूंगा। कॉर्नल नोट्स मेरे हिसाब से बेस्ट होते हैं टू रिवाइज द थिंग्स। और यहाँ पे अगर अपन देखें तो कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट मैप और फ्लो डायग्राम, यहाँ पे आपके 1 लाइनर्स जो हम आपको ऑलरेडी देंगे, बट उसमें से जो आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट वो आप लिख सकते हो, टेबल और कंपैरिजंस, एंड साथ में पीवाईक्यू ट्रैप्स और ट्रिकी पॉइंट्स। ये हम खुद भी बना के देंगे, बट यू हैव टू मेक इट। तो हर एक वीक के एंड पे ये आपको खुद से बनाना है। वंस यू फिनिश द वीक, यहाँ पे यूनिट नहीं है, वीक है, और उसका रिवीजन जो आपने वीकली रिकैप वगैरह कर लिया, तो टेक 1 or 2 पेपर्स एंड देन जस्ट क्रिएट चिल, जैसा आपको लगता है अपने खुद का एक बनाओ। ड्रॉ करने की कोशिश करो, ज्यादा लिखने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली टाइपिंग नहीं करना है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक नहीं बनाना है ये। इट शुड बी ऑन द पेन एंड पेपर, बिकॉज अल्टीमेटली जब आपकी हैंड राइटिंग होती है तो जॉर्ज एंड जॉग जो है उन्होंने अपने रिसर्च पेपर में प्रूव किया है कि हैंड राइटिंग इज अ डिजायरेबल डिफिकल्टी, एंड दैट्स व्हाई इट फोर्सेस रियल रिकॉल, नॉट कॉपी पेस्ट, एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू डू इट। डायग्राम्स कोशिश करो जितने कवर कर सको, बचाए माइंड मैप बना दो किसी भी, जैसे वायरोलॉजी पढ़ ली तो वायरस लिख दिया बीच में, उससे रिलेटेड जो भी याद आता रहा है वैसे कर दो। एंड जो चीज आप बार बार यूजुअली भूल रहे हो वो आप कोशिश करो, जो आपको ऑलरेडी पता है उसको मत लिखो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके वीक पॉइंट्स के लिए है ये शीट कि यार इस टॉपिक के इस हिस्से से मैं ये चीज भूल गई, या इस हफ्ते जो मैंने पढ़ा उसमें से मेरे को ये याद नहीं रहा। तो वो कैसे होगा, व्हेन यू डू द एक्टिव रिकॉल यू विल फाइंड आउट कि यार कुछ चीजें मैं भूल गई हूँ। तो वो चीज आप हाईलाइट करोगे या मार्क करोगे आपके नोट्स में, और वो नोट्स का जो मार्क पॉइंट होंगे उनको आप फिर वापस से क्या करोगे, एक जगह पे लिखने की कोशिश करोगे। या वीकली रिकैप जब हम करवाएंगे आपको तो वी विल चैलेंज यू ऑन सम पॉइंट्स कि वो आप याद कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझसे याद नहीं हो रहा है, देन यू हैव टू राइट इट। ठीक है, कोशिश ये करना है कि आपने जो भी वीक में पढ़ा है वो 1 से 2 पेज में खत्म हो जाए, इससे ज्यादा आगे नहीं जाए, एंड दैट्स व्हाई इट इज। इतना अगर आपने कर लिया, इतना आप अगर हमारे साथ कर पा रहे हो तो डैम श्योर यू विल गेट द रैंक। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्या ये कोर्स फ्रेशर के लिए या रिपीटर के लिए? तो देखो, अक्टूबर में देयर इज गोइंग टू बी अ न्यू कोर्स फॉर 1 year, बट फॉर नाउ दिस इज अ 6 month बैच। अगर आप दिसंबर का अटेम्प्ट कर रहे हो, चाहे आप फ्रेशर हो या रिपीटर हो, आपके लिए ये कोर्स बिल्कुल बना हुआ है। क्यों? अगर आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बेसिक से एडवांस तक सारी चीजें मिल जाएंगी। आपका एंथुसियाज्म हाई है क्योंकि आप शुरू कर रहे हो, और आपको अनलर्न करने की और रीलर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो रिपीटर्स हैं वो जगह जगह से घाट घाट का पानी पी के आए होते हैं और उनके अंदर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं, तो उनको थोड़ा सा सिखाना पड़ता है। बट आपको ऐसा नहीं है, आपको डायरेक्टली लर्न नहीं करना है, अनलर्न करने की जरूरत नहीं है। बट कुछ चैलेंजेस भी आपके साथ। सबसे पहला तो डर कि क्या 6 महीने में हो पाएगा। आपकी स्पीड स्लो है क्योंकि आपके बेसिक्स की दिक्कत है, और पीवाईक्यू एक्सपोजर आपका कम है क्योंकि आपने कभी पीवाईक्यूज या कभी चीजें देखी नहीं है। तो इन चैलेंजेस को भी सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग? डेली टेस्ट के थ्रू और वीकली टेस्ट के थ्रू, पीवाईक्यू प्रैक्टिस के थ्रू। बाकी ये तो ऑलरेडी आपके एडवांटेजेस है। इधर अगर देखें तो सिलेबस ऑलरेडी जानता है भाई, जो रिपीटर है उसको अपनी मिस्टेक्स पता है, अगर उसने एनालाइज करी है तो। नहीं करी है तो फिर आप, आई एम सॉरी बट यू आर नॉट गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। स्पीड उनकी थोड़ी अच्छी होती है क्योंकि 2-4 चीजें पहले से जानते हैं वो, बट एक दिक्कत है यहाँ पे, वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, वही चीज वापस पढ़ते रहते हैं। बहुत सारे बच्चों को देखा है 4 यूनिट या 5 यूनिट पे अगर उनकी कमांड है तो वापस 4 यूनिट 5 यूनिट ही पढ़ रहे हो। यार तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो किसी कारण से नहीं हो रहा है ना, उन यूनिट्स पे क्यों नहीं फोकस कर रहे हो जो हैंडीकैप है। देन ओल्ड और इनएक्टिव मेथड्स, वही जो मैंने अर्न लर्न की बात करी, तो इनको अनलर्न करना पड़ती है वो, जो कि थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है। और रिसोर्स ओवरलोड, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे और फिर वो सभी के वीडियोस देखने की कोशिश करेंगे, फिर एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, दूसरा पहले को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, और फिर कंफ्यूज हो जाएंगे ये। तो इनके साथ में ये समस्या रहती है। इसलिए आप दोनों ही जेआरएफ अचीव कर सकते हैं, लेकिन आपको एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। इधर उधर भागने से चीजें हमेशा बिगड़ती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लैरिटी मिल रही है। अब आपका पहला वीक कैसा दिखेगा एम्फीबियन बैच पे वो देख लो। जैसा कि आज 3 अगस्त है तो मैं आपको यहाँ पे ओरिएंटेशन दे रहा हूँ किस तरीके से बैच चलेगी, आपका डेली लूप क्या होना चाहिए और आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए कि भैया मुझे रटना नहीं है चीजों को, माय फोकस इज शुड बी व्हाई वी आर डूइंग दिस एंड दैट इज व्हाई वी विल डू इट, एंड दिस इज गोइंग टू बी द प्लान। अगस्त से लेकर मिड सितंबर पर हमारा टास्क होगा कि हम फाउंडेशनल यूनिट्स बनाएं 1 to 4, कुछ कोर यूनिट्स के साथ में भी काम करें। मिड सितंबर या सितंबर 20 तक का टारगेट भी रख सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि एक बार अगर ये अच्छी हो गई तुम्हारी, बिलीव मी आप 6 से 7 दिन में बाकी यूनिट्स को कंप्लीट कर सकते हो। एक यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर ये बहुत अच्छे से कवर कर लिया 1 to 4, आप में यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, फिर आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में बची हुई यूनिट्स कवर करेंगे हम। नवंबर, दिसंबर में जो पूरा सिलेबस है उसके कंप्लीशन के साथ साथ में एफएलटीज लगाएंगे हम, और एट द एंड फाइनल वीक्स में हमारे पास यही है। फाइनल वीक्स का मतलब जो दिसंबर के एग्जाम जब आ जाते हैं, ऑलमोस्ट 15 से 20 के बीच में होते हैं वो,
तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यूसली फुल लेंथ वगैरह नवंबर से फुल लेंथ शुरू करके उसको लगाते रहेंगे। कल हमारा लेक्चर होने वाला है व्हाट इज लाइफ एंड इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। दिस लेक्चर विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइफ साइंस। एक्चुअली ये लेक्चर यूजुअली लोग नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और रेलेवेंट क्वेश्चंस आते हैं। और ये लेक्चर मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम 10 या 15 दिन में ही बायोकेमिस्ट्री खत्म कर दो। तो फॉर दैट आई हैड टू प्राइम, और प्राइमिंग में इस लेक्चर में करने वाला हूँ तुम्हारी, हम इसमें बात करने वाले हैं, ठीक है। सो या दैट इज योर all the things that you are going to get in the amphibian batch. The support notes, which is printable, so you can get the print out of it. Mind maps, flashcards, PYQ book, live out session, recorded lectures, question bank, revision sheets. कुछ भी नहीं बचा इसके बाद, कुछ भी नहीं। इतना कर लिया ना मजे से। अच्छा, कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? तो क्लास प्लस का ऐप रहेगा जो डिटॉक्स बायोलॉजी के नाम से है, तो विंडोज में भी चल जाएगा, एंड्रॉइड में भी चल जाएगा, इन दोनों में एक साथ चल सकता है, 2 डिवाइस एक साथ चल जाएंगे। iOS में है तो माई इंस्टीट्यूट लगाना पड़ेगा, iOS की बात कर रहा हूँ, macOS नहीं। साथ ही साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप बना दिया जाएगा, उसमें ऐड कर दिया जाएगा, तो कंटिन्यूसली फीड्स आपको वहां मिल जाएंगे। आपका असेसमेंट सिस्टम जैसे कि मैं बता चुका हूँ, सेम डे देन नेक्स्ट डे उसका 15 क्वेश्चन का रिकॉल टेस्ट, वीकली रिकैप टेस्ट, यूनिट एंड मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और फाइनल रिवीजन के दौरान मॉक टेस्ट। तो बस एक ही पाइपलाइन पे लगातार चलते चले जाओ, कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी छूटेगा भी नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी अवर सिस्टम एंड दिस इज द रेजोल्यूशन आई वांट फ्रॉम यू ऑल। अभी यहाँ पे तुमको सिग्नेचर और अभी की डेट डालनी है। क्या? दैट यू विल डू द डेली टेस्ट डेली, यू विल रीड द प्री रीड इफ दे आर बीइंग असाइंड टू यू, यू विल डू द लेक्चर। अगर जैसे मंडे टू फ्राइडे का लेक्चर का संडे को कंटेंट जब आपका अगले वीक से आने लगेगा, तो संडे को लेक्चर है, अगर आपको मान लो थर्सडे या फ्राइडे को कहीं जाना है तो मेक श्योर आप मंडे टू वेडनेसडे में उसको कंप्लीट करोगे। डेली टेस्ट रिपोर्ट्स आप प्रॉपर जो फॉर्मेट दिया जाएगा उसमें बनाओगे। स्लीप आप 6 to 8 आवर्स की रखोगे ही रखोगे। वीकेंड जो लाइव बैचेस होंगे सैटरडे संडे वो आप ज्वाइन करेंगे। सपोर्ट नोट्स को आप बिल्कुल भी लाइट नहीं ले लेंगे, ये सप्लीमेंट्री नोट्स में इसके लिए शब्द यूज करूंगा, सपोर्ट नोट्स तो इज नॉट द करेक्ट वर्ड। देन वी वॉक और एक्टिव रिकॉल हर दिन सुबह कितने भी बजे आप उठ रहे हो, आप 10 बजे भी उठ रहे हो तो आपका टास्क ये है कि कल जो भी पढ़ा है आपने उसकी समरीज वगैरह सपोर्ट नोट से कवर करते हुए 30 मिनट आपको कवर करना है, फिर 15 क्वेश्चन वाला टेस्ट देना है, फिर आगे बढ़ना है। कोई भी बैकलॉग आप नहीं छोड़ेंगे। ये आप लें और इसको लिखें एक पेज पे, उसके आगे डब्बा बनाएं और अल्टीमेटली अपना सिग्नेचर करें यहाँ पे और डेट डाल दें। मैं अपना सिग्नेचर यहाँ कर दे रहा हूँ, डेट है 3 अगस्त 2026, ठीक है। सो दिस, ये कोई थ्योरेटिकल क्लासेस नहीं है कि हेलो बच्चों आज हम ये पढ़ेंगे, वी वोंट बी डूइंग दिस। This is the system that we will be following, which produces results before, coming future and coming future, ठीक है। Lastly, तो ये है पूरी की पूरी कहानी। कैसे आप एम्फीबियन बैच में एनरोल कर सकते हो? तो बस आपको नीचे फॉर्म का एक लिंक मिल जाएगा, आप उसमें रजिस्टर कर सकते हो। तो अभी आज से इसका प्राइस बढ़ के 4999 हो जाएगा। अगर आप वो फॉर्म फिल करते हो तो आपका प्री इनरोलमेंट चलता रहेगा, और फॉर्म फिल करने के लिए आप नीचे की लिंक दे सकते हो, इस पर कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। और इसमें पूरी कोर्स में ये बहुत ही ज्यादा सोच समझ के बनाया हुआ कोर्स है। आफ्टर ट्रेनिंग 50 to 60,000 स्टूडेंट्स, आई फाउंड इट कि भैया बहुत ज़्यादा ध्यान से काम करने की ज़रूरत है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ लेक्चर्स डिफाइन होना चाहिए, हर एक मॉक टेस्ट का डिफाइन प्लेसमेंट होना चाहिए कि भैया क्यों हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं। तो रिकॉर्डेड वीकडेज, लाइव वीकेंड्स, फुल डिटॉक्स लर्निंग लूप पहले दिन से, क्या बात है, आनंद की प्राप्ति। So yeah, that's it, sir. Thank you very much for your time, for being here. And from this orientation session, I just want you to take one thing, that with the system, with the execution, we all will get the JRF. So let's take your JRF with the system, with the execution, with the planning and with the confidence. Thank you for your time. See you tomorrow with What is Life.